हमारे लिए एज एज IMGs सबसे ज्यादा बेहतर जो डिसीजन है वो यही है कि अगर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, अपना प्लान कर लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं और फिर MBBS के दौरान ही आप अपने स्टेप्स जो है वो दे दें, वो तो बेस्ट एक अप्रोच होगी। मैंने जो है ना वो अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद हाउस जॉब स्किप करके किया था सारा प्रोसेस, जो कि अनसर्टेनिटी को ट्वाइस कर देता है, क्योंकि अब आपने ना तो हाउस जॉब किया, अब आपको ये डर है कि मैंने हाउस जॉब नहीं की हुई, तो आप यहाँ पे मुझे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो यहीं पे रहना पड़ेगा और फिर हाउस जॉब करनी पड़ेगी। और उसके अलावा फिर आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके साथ वाले जो लोग होते हैं ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हाउस जॉब कंप्लीट करके आ गए, UK की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइडियली आपको चाहिए कि आप MBBS के अंदर ही अपने एग्जाम्स दे दें और उसी MBBS के फाइनल ईयर के एंड पे आप मैच अप्लाई करें, वो तो आइडियल सिचुएशन है। तो अगर आप ये करते हैं, अगर आप MBBS के दौरान ये कर पाते हैं, तो फिर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि प्री क्लिनिकल ईयर जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, उसके अंदर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टेप 1 की स्टार्ट कर दी और बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आप स्टेप 1 दे चुके हो। ये आपने, अगर आपकी ये वाली अप्रोच है तो ये तो बेस्ट है। उसके बाद फिर आप क्लिनिकल ईयर्स में 3rd to 5th ईयर आप अपना CK आराम से दे सकते हैं। CES आपको देने की जरूरत नहीं है, OET भी आप उसी टाइम पे दे सकते हैं, और फिर आपने अपनी ऑब्जर्वरशिप्स करनी होती हैं या इलेक्टिव्स करने होते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस अमेरिका में करते हैं उसको हम इलेक्टिव्स कहते हैं, जो कि आप कर सकते हैं ड्यूरिंग MBBS। अगर आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो उसका एक और नुकसान ये है कि आप ऑब्जर्वरशिप्स करते हैं US आके, और ऑब्जर्वरशिप्स जो होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितने के इलेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो हैंड्स ऑन होते हैं, आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इलेक्टिव्स के दौरान। कुछ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो उन्होंने कट ऑफ्स लगाए होते हैं ग्रेजुएशन के। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं ग्रेजुएट किए, तो मैच होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब फिल्टर कर देते हैं उनकी एप्लीकेशंस को। इसी तरह 5 साल के कुछ लोगों ने फिल्टर्स लगाए होते हैं, कुछ लोगों ने 10 साल के लगाए होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो कि ग्रेजुएशन को बिल्कुल नहीं केयर करते कि आपको कितने साल हो गए ग्रेजुएट हुए हुए। तो इवन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद भी मैच करते हैं। इसमें आप मतलब आप दे सकते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपके स्टेप 1 के अंदर स्कोर कम आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगले 7 साल तक उस एग्जाम नहीं दोबारा दे सकते। वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लोगों को लगता है कि मैं फेल हो गया, क्योंकि कम स्कोर जो है उसके साथ मैच होना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो एक रेड फ्लैग है जो कि आपके मैच होने के चांसेस को काफी ज्यादा ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आप फेल होने के बाद भी दे सकते हैं, आप दोबारा दे सकते हैं। स्कोर कम आने का मतलब होता है कि आप दोबारा अगले 7 साल तक नहीं दे सकते, और फिर आप उसी स्कोर के साथ आप स्टक होते हैं। तो इसके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने एक प्लानिंग करनी होती है अपनी। ऐसे एकदम से उठ के एक दिन जो है वो जोश चढ़ा और आपने फर्स्ट एड पढ़नी शुरू कर दी, उससे जो है ना वो मतलब आप 1-2 दिन तो पढ़ लेंगे, पर आप पूरा वो अपना जो ना गोल पूरा अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप पहले तो सबसे पहले आप बैठें और अपना डिसाइड करें कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। आप 100% श्योर जब तक नहीं है, आप अपना जो 100% उस सारे प्रोसेस में नहीं दे सकेंगे। तो पहले तो प्लान कर लें, और आइडियली आप ये सारा प्लान, हमारे यहाँ ये अमूमन ये होता है कि जी फाइनल ईयर हो जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो श्योर आप ये करें, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हैं और आपको एक अपना एक अच्छा फ्यूचर मतलब आप चाहते हैं कि आपने जो है ना वो सब कुछ आपका प्लान आउट हो, तो फिर आप फर्स्ट ईयर MBBS में, जिसके ऊपर मेजोरिटी आप देखेंगे लोग जो है वो हंसेंगे कि आप बहुत जल्दी है ये आपके लिए, और आप जो है ना वो भी सिर्फ MBBS पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है। आप पहले दिन से जब आप MBBS में आप एक दफा स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पहले ही आपका गोल होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने ये करना है। तो फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर आप आइडियली डिसाइड कर चुके हो कि मैंने ये करना है, और इफ नॉट फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर तक तो आपका पक्का हो जाना चाहिए फाइनल कि मैंने ये करना है। ठीक है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये सब कुछ करना है, तो उसके बाद फिर बाकी का ये प्रिपरेशन मटीरियल, ये सारी चीजें बहुत सेकेंडरी होती हैं। फिर उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली जो है ना वो आपके क्या रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स शुड नॉट बी अ रीजन कि आप नहीं मैच प्रोसेस में करते, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। किंग एडवर्ड के अंदर कैमकाना है स्कॉलरशिप के लिए, और बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर भी हैं उनकी अपनी जो है ना फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके अलावा आप अपनी फैमिली के अंदर जो है ना वो ये लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत इजीली आप रीपे कर सकते हैं बाद में। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोशल सपोर्ट है। आपकी फैमिली शुड बी ऑन बोर्ड विद यू।
ये नहीं है कि आप जो है वो यूएसएमएलई का कह रहे हैं और फैमिली चाहती है कि जी आप पाकिस्तान में रहें, और फिर आप 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं और आप नहीं हो पाता कुछ भी। तो आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स का सर्कल सारे एक साथ मिलकर करना चाह रहे हैं यूएसएमएलई तो वेल एंड गुड, वो तो आपके लिए ऑफ कोर्स बेस्ट सिनेरियो है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी कर रहे हैं तो वो डिस्करेजिंग ना हो, वो आपको जो है वो रोके ना आपकी प्रिपरेशन से, क्योंकि आप एमबीबीएस में जब आते हैं तो आपको पता है आप सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव होते हैं जी। तो बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो नहीं कर रहे ये सारा प्रोसेस। तो हाँ जी, और फिर फाइनली आप अपने रिसोर्सेज की तरफ आते हैं कि जी मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है हमजा भाई, अब हमने अपना प्लान तो बना लिया, उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं कि अब अगर एक बच्चे ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ली, अब आगे उसने कितने एग्जाम्स के थ्रू गुजरना है, और सेकंड चीज ये कि किस एग्जाम में उसको कौन कौन सा सिलेबस आता है। प्रिपरेशन की जब बात आती है तो आप सबसे पहले तो आपके पास स्टेप 1 प्री क्लिनिकल मटेरियल, स्टेप 2 सीके जो कि प्योरली क्लिनिकल है, स्टेप 2 सी सब डिस्कंटिन्यू हो गया, स्टेप 3 जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक्स एंड क्लिनिकल मटेरियल, ओईटी जो कि आपका लैंग्वेज टेस्ट है जो कि आपने प्रिपेयर करना होता है, और उसके बाद फाइनल मुझे लगता था कि शायद प्लैब के लिए जरूरी है, तो इट्स नेसेसरी फॉर यूएसएमएलई एज वेल, ये भी हाँ जी आप जी बिल्कुल, जो जब से स्टेप 2 सीएस डिस्कंटिन्यू हुआ है तो अब ओईटी जो है वो हो गया है, मतलब ये एक प्री रिक्विजिट है ईसीएफएम की एप्लीकेशन के लिए अब इस पॉइंट पे। स्टेप 1 जो है वो आपका प्योरली प्री क्लिनिकल है, बेसिक्स मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी जी, उसके अलावा एथिक्स, बिहेवियरल साइंसेस वगैरह। तो ये इसमें आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मतलब मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑब्स और पीडियाट्रिक्स वगैरह नहीं शामिल, लेकिन बाकी जो आपके प्री क्लिनिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में से भी आपका जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो जी वो इंक्लूडेड होता है आपके स्टेप 1 के। अब इसकी जो प्रिपरेशन ऑफ कोर्स आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मैंने मेडिकल कॉलेज के दौरान देना है अपना स्टेप 1 एग्जाम ऑफ कोर्स, तो फिर आप पहले से स्टार्ट कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने मेडिकल कॉलेज के ईयर के साथ चल रहे हो स्टेप 1 के साथ, कि आपने फोर्थ ईयर में जब आपने स्पेशल पैथोलॉजी की है तब ही आप स्टेप 1 कर सकते हैं। थर्ड ईयर अपना स्टेप 1 एग्जाम आराम से दे सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट एड चाहिए ऑफ कोर्स, पैथोमा और यूवर्ल्ड, ये 3 जो है वो इन्हें जो है ना वो कॉमनली यूएफएपी कहते हैं, यूवर्ल्ड फर्स्ट एड पैथोमा, यूफैप, और ये मेजॉरिटी यूएस ग्रेड्स और पाकिस्तानी और बाकी सारे आईएमजीज भी इस्तेमाल करते हैं और मैंने भी इस्तेमाल की थी। ये फर्स्ट एड जो है वो एक बुक है, एक सिंगल बुक है जो कि आपने यूज करनी होती है। यूवर्ल्ड जो है वो आपका क्वेश्चन पूल है, क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जब आप आंसर करते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं। स्टेप 1 का जो यूवर्ल्ड क्वेश्चन बैंक वो अराउंड 3000 टू 3200 क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्ट करता है। पैथोमा जो है वो सिर्फ पैथोलॉजी की बुक है, और क्योंकि आपका जो स्टेप 1 एग्जाम है वो 60 to 70% किसी ना किसी तरह पैथोलॉजी रिलेटेड होता है, इसलिए जी एग्जैक्टली, तो पैथोमा जो है ना वो आप फिर फोकस करते हैं उसके ऊपर, जो पैथोलॉजी की बहुत सिंप्लीफाइड बुक है। अगर आप पैथोमा यूज कर रहे हैं तो आपको अपने मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी की क्लासेस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, पैथोमा बहुत अच्छे तरीके से आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देता है। और इंटरेस्टिंगली पैथोमा हम लोगों ने यूज की थी अपने एग्जाम के लिए एमबीबीएस के जी, और ये मोर देन एनफ थी हमारे लिए। पुराने वक्तों में लोग कैप्लन की वीडियोस और बुक्स इस्तेमाल करते थे, इंक्लूडिंग मेरे टाइम्स में। अब बोर्ड एंड बियॉन्ड की वीडियोस मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं, ये ज्यादा कंसाइज हैं, टू द पॉइंट हैं और जल्दी की जा सकती हैं, तो इसलिए फिर आइडली आप कैप्लन स्किप करें और बोर्ड एंड बियॉन्ड, पैथोमा, यूएल और फर्स्ट एड इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी सब्जेक्ट या सिस्टम के अंदर डिफिकल्टी आ रही है तो उसके लिए आप कैप्लन इस्तेमाल कर लें, उनकी वीडियोस और बुक्स हैं जो कि जरा थोड़ी डिटेल्ड हैं, तो इसलिए वो फिर आपको टाइम जो है ना वो थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है। तो सिर्फ वो वाले पार्ट्स जहाँ पे आपको लगता है कि आप वीक हैं उनको कैप्लन के साथ आप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टेप 1 का। उसके बाद स्टेप 2 सीके जो है उसके लिए मोस्टली आपने यूवर्ल्ड इस्तेमाल करना है। वही वाला क्वेश्चन बैंक है, अराउंड 2500 टू 3000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं। स्टेप 3 के लिए भी अगेन यूवर्ल्ड इस्तेमाल करना होता है फॉर द मोस्ट पार्ट। ओईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए आप
किसी एकेडमी जा सकते हैं जहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी बुक्स आती हैं। मैंने क्योंकि ओईटी नहीं किया था इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर अपनी जो है रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। हमारे टाइम पे स्टेप 2 CS होता था जिसके लिए अमेरिका आके आपने एग्जाम देना होता था, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया।